हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी रोगी। नो ड्रामा नो मडी, ओनली स्टडी। तो टाइटल और थंबनेल को देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस 2020 की वैकेंसी आ चुकी है, जो कि 2021 में आई है। तो आज हम बात करेंगे एसएससी एमटीएस के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं कि आपको लगता है कि एमटीएस की वैकेंसी है तो झाड़ू पोछा करना पड़ता होगा, पानी पिलाना पड़ता होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के बारे में सारा कुछ जानेंगे। क्या इसका जॉब प्रोफाइल होता है, क्या इसकी सैलरी होती है, क्या इसका जॉब लोकेशन होता है, क्या कट ऑफ रहने वाली है, क्या एग्जाम सिलेबस होता है, सभी बारे में जानेंगे। और आप सबका एक और डाउट होता है, जैसे कि मेरे पास इंस्टा पे डीएम आ रहते हैं कि भाई साहब एसएससी एमटीएस में पार्ट टाइम सैलरी क्या निकाल सकते हैं। जैसे कहना चाहें कि सभी की सोच होती है कि इस डिपार्टमेंट में जाने के बाद हम साइड इनकम किस प्रकार से कर सकते हैं और लगभग कितनी कर सकते हैं, या फिर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिससे शुद्ध हिंदी में आप कहते हैं कि ऊपरी कमाई। तो हम उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल करनी नहीं चाहिए, लेकिन उस पर भी बात करेंगे कि एसएससी एमटीएस में कितना क्या कर सकते हैं। तो समय बर्बाद ना करते हो, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी जॉब प्रोफाइल पे कि एसएससी एमटीएस में काम क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एक ग्रुप सी की जॉब है, ना कि ग्रुप डी की। जैसा कि आप लोग सोचते हैं कि पानी पिलाना पड़ेगा, झाड़ू करना पड़ेगा, पोछा करना पड़ेगा, वो सब वर्क ग्रुप डी वाली जॉब में आते हैं। ये ग्रुप सी की जॉब है, ना कि ग्रुप डी की। जैसे कि एसएससी सीएचएसएल की जो जॉब आती है एलडीसी वगैरह की पोस्ट पे, वो भी ग्रुप सी की ही जॉब होती है, लेकिन ये भी ग्रुप सी की जॉब है, लेकिन उससे थोड़े नीचे का वर्क इसमें मिलता है। लेकिन ये ग्रुप डी की जॉब बिल्कुल नहीं है। तो ये भ्रम बिल्कुल भी माइंड से निकाल दो कि झाड़ू पोछा पियोन वाला काम मिलेगा। वो जॉब पियोन के लिए आती है, ना कि एसएससी एमटीएस वाला वो काम करेगा। तो आपको बताऊं कि एसएससी एमटीएस वाला क्या काम करेगा। मेल करना, फैक्स करना, फोटोकॉपी करना, फाइल मैनेजिंग करना, जो रिकॉर्ड होते हैं स्टेट के सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो रिकॉर्ड को सेव रखना। मतलब जिस मंत्रालय में आपको ड्यूटी दी जाती है उस मंत्रालय की फाइलें वगैरह को मैनेज करना, जो पुराने रिकॉर्ड है उन सबको रखना, किसी को मेल करना है, फैक्स करना है, फोटोकॉपी करना है, और कंप्यूटर ऑपरेटर के साथ में काम करना है। मान लो कंप्यूटर ऑपरेटर जो है वो इमरजेंसी में कहीं जा रहा है, तो आपको सारा काम सिखा दिया जाता है। उसकी गैर मौजूदगी में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम एसएससी एमटीएस वाला ही करता है। बाकी फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाना। लेकिन हाँ, एक बात और, आपको इसमें ऑफिस वर्क ही मिलता है, कोई फील्ड वर्क का काम नहीं मिलेगा, ऑफिस वर्क का काम ही मिलेगा। जितने भी ऑफिस में, आपको अभी आगे बताऊंगा कि आपको इसमें जॉब लोकेशन क्या मिलती है, क्या डिपार्टमेंट मिल सकते हैं। तो आप जिस डिपार्टमेंट में होंगे उस डिपार्टमेंट में ही फाइलों को एक टेबल से दूसरी टेबल तक ले जाना, एलडीसी की हेल्प करना। एलडीसी मतलब एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी निकलती है उसमें एलडीसी की पोस्ट मिलती है, तो आपको एलडीसी की भी वहाँ पे हेल्प करनी पड़ती है। अगर एलडीसी आपको सब सिखा दिया जाता है कैसा क्या करना है, तो आपको एलडीसी की भी हेल्प करनी होती है। लेकिन आप माइंड से निकाल दो कि ये ग्रुप डी की जॉब नहीं है, ये ग्रुप सी की जॉब है, और इसमें आपको ऑफिस वर्क ही मिलता है, कोई फील्ड वर्क नहीं मिलता। एक और आप लोगों का डाउट रहता है सैलरी कि भाई एलडीसी एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है तो सैलरी भी इसकी बहुत कम रहती होगी। आप लोगों की ऐसी सोच रहती है। तो अब बात करने जा रहे हैं एसएससी एमटीएस की सैलरी के बारे में, मतलब मल्टीटास्किंग की सैलरी के बारे में बात करेंगे। ये जो है ग्रुप सी की जॉब है, लेकिन 1800 ग्रेड पे की जॉब है। आप वैकेंसी के बारे में थोड़ा जानेंगे तो अपने आप पहचान जाएंगे कौन सी वैकेंसी कितने ग्रेड पे की जॉब है। तो ये एक 1800 ग्रेड पे की जॉब है, और सारे अलाउंस जो कि मिलते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। आपको सबको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब में कई तरह के अलाउंस लगते हैं, टीए, डीए, बाकी और भी लगते हैं। तो सबको मिला के इसकी सैलरी जो बनती है वो लगभग 25,000 के आसपास बनती है। कितनी? सब कुछ मिला के इसकी सैलरी, टीए डीए वगैरह वगैरह जो सब मिला के इसकी सैलरी दोस्तों 25,000 के आसपास बनती है। और दूसरी बात, जैसा कि आपके मन में डाउट रहता है कि इसमें भाई साइड इनकम कितनी कर सकते हैं, मतलब ऊपरी कमाई कितनी कर सकते हैं। फिलहाल उस पर मुझे बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने की सलाह मैं बिल्कुल नहीं देता, ना कि भविष्य में कभी मौका मिलेगा तो करूँगा भी। ठीक है, ना भविष्य में मौका मिला तो ना करूँगा, और ना आप करना। लेकिन जिससे करना है उसे तो करना ही है, तो उसके लिए भी वीडियो के माध्यम से बता दूं कि इसमें आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में, मेल फैक्स करना, फोटोकॉपी करना, और फाइलों को एक टेबल से दूसरे टेबल तक ले जाना, फाइल रिकॉर्ड सब मैनेज करना। तो फाइलों के माध्यम से आप इसमें साइड इनकम कर सकते हैं। जैसा कि फाइलें, जिसका केस जैसा होता है आप फाइल के हिसाब से कर सकते हैं कि फाइल इस टेबल से उस टेबल तक पहुंचाना। आपको पता ही है गवर्नमेंट के पास लाखों फाइलें रहती हैं, सालों साल लोगों की फाइलें पड़ी रहती हैं। वो इसी मैटर से पड़ी रहती है कि उनके पास कुछ नहीं मिलता उन्हें, तो वो आपकी फाइल दबी रहने देते हैं। आप उनको कुछ दक्षिणा दोगे तो आपकी फाइल आगे बढ़ेगी। उम्मीद करता हूँ कि आप बात को समझे होंगे। जब आप उनको दक्षिणा दोगे तभी आपकी फाइल
आगे बढ़ेगी, आपका काम तेज़ी से होगा। तो जो जिसे करना है उसे कोई रोक नहीं सकता, तो भाई वो इस तरह से कर सकता है। फिलहाल मैं अपनी तरफ से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना, मेहनत से करना, जो भी करना ज़्यादा चाहिए तो अच्छी तैयारी करो और ऊपर लेवल की वैकेंसी में आप सिलेक्शन लो। अब बात करते हैं डिपार्टमेंट के बारे में कि भाई इसमें जॉब मतलब आपका अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डिपार्टमेंट क्या मिलता है। तो आप सभी जानते हैं ये एक सेंट्रल की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसी निकाली जाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उसमें से आपको किसी भी डिपार्टमेंट में जॉब दी जा सकती है, जैसे कि कस्टम डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्साइज का डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्ट्री, ETC, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनमें से आपको कहीं भी ऑफिस वर्क दिया जा सकता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आपको इसमें क्या डिपार्टमेंट मिलने वाला है। तो आगे बात करते हैं, चलिए बात करते हैं इसकी कट ऑफ के बारे में कि इसकी कट ऑफ क्या रहती है फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए। तो भाई इसमें एग्जाम सिलेबस थोड़ा बता दूं, पहले प्री होता है 100 मार्क्स का, उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है, लेकिन जो कट ऑफ लगती है वो आपके फर्स्ट पेपर के आधार पर लगती है, केवल और केवल फर्स्ट पेपर के आधार पर लगती है इसकी कट ऑफ, जिसमें कि 100 क्वेश्चन का होता है। और लगभग मैं पिछले साल की कट ऑफ के हिसाब से अगर चलूँ तो आपका 85 प्लस तो मिनिमम इसमें सेव स्कोर करना ही करना है। 85 से कम करने पे आपको नहीं होगा। आप कहेंगे 100 में से 85 ये तो बहुत हो गया, लेकिन इसका पेपर भी मैंने देखा है मीडियम आता है, ज़्यादा ईजी नहीं आता, क्योंकि 10th से इसके फॉर्म पड़ते हैं। अगर आपने ओनली 10th पास कर रखा है और आपकी मिनिमम एज 18 प्लस हो गई है तो आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 10th के हिसाब से ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। पेपर मैंने खुद देखा है, पेपर इसका मतलब नॉर्मल आता है, आप 85 थोड़ा पढ़ के आराम से कर सकते हो। तो 85 प्लस तो आपका होना ही चाहिए, उससे ज़्यादा आप कर सकते हैं तो और बेटर है, जिससे कि आपको फाइनल मेरिट में प्रॉब्लम ना हो। तो आप समझ गए होंगे कट ऑफ की बात। आगे बात करते हैं इसके एग्जाम सिलेबस की कि इसका एग्जाम सिलेबस क्या होता है। एग्जाम सिलेबस में देखो इसके 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स के आते हैं। 25 क्वेश्चन आपके मैथ के होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं, 25 क्वेश्चन इसमें GS के होते हैं और 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं। रीजनिंग तो मुझे लगता है कि बहुत ही ईजी आती है और मैथ भी मतलब मीडियम ही आता है, बस थोड़ा आपको GS पे फोकस करने की आवश्यकता है। GS आप थोड़ी पढ़ लीजिएगा और 100 में से आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अभी भी समय है, इसके वैकेंसी आई हुई है और फॉर्म इसके पढ़ रहे हैं। अभी 4-5-6 महीने शायद आपके पास है, मुझे एक्यूरेट डेट देखनी पड़ेगी इसका एग्जाम कब है, लेकिन हाँ आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इसके एग्जाम होने तक आप तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो ये था इसका एग्जाम सिलेबस। और फिर बताऊं कि इसमें सिलेक्शन जो है फर्स्ट पेपर के आधार पर ही होता है। जो पहला पेपर होगा आपका 100 मार्क्स का, लेकिन दूसरा पेपर भी होता है डिस्क्रिप्टिव essay वगैरह का, लेकिन उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते। फाइनल मेरिट केवल आपके पहले पेपर के आधार पर ही निकाली जाती है। वो पेपर एक जो है मतलब एक क्वालिफाइंग नेचर का है। सेकंड पेपर आपका एक क्वालिफाइंग नेचर का है, जिसको आपको क्वालिफाइंग करना ही करना है। आप अगर उसको क्वालिफाई नहीं करते तब भी प्रॉब्लम है। आपको बस सेकंड पेपर क्वालिफाई करना है और आपकी मेरिट पहले पेपर के आधार पे बनेगी। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे कि हमें आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय।